13 साल खाना जंगी, 5 लाख लाशें और तकरीबन 1 करोड़ से जायद अफराद बेघर। इतनी बड़ी कुर्बानी देने के बाद शाम की अवाम ने बशार अल असद हुकूमत का तख्ता उल्ट दिया है और खुद इक़्तिदार पर काबिज हो गए हैं। बशार अल असद अपनी जान बचाने के लिए रशिया फरार हो गए हैं, लेकिन ये सब कुछ हुआ कैसे? कैसे एक हंसता बसता मुल्क राख का ढेर बन गया? जानने की कोशिश करेंगे आज की इस मुख्तसर से वीडियो में। बात शुरू होती है साल 2000 से, जब बशार अल असद के वालिद हाफिज अल असद वफात पा जाते हैं और इक़्तिदार बशार अल असद के हाथों में आ जाता है। बशार अल असद की हुकूमत एक आमिराना सल्तनत थी, जहां पर किसी को भी हुकूमत के खिलाफ बात करने की इजाजत नहीं थी। जो भी हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाता, इसकी आवाज हमेशा के लिए दबा दी जाती, या फिर वो जेल की सलाखों के पीछे होता, या वो हमेशा के लिए लापता हो जाता। सरकारी ओहदे अपनों को नवाजे जाते, जिससे दिन ब दिन करप्शन बढ़ने लगी, आवाम बदहाल और बेरोजगार होने लगी और पूरे का पूरा माशरा तबाही की दहलीज पर आन खड़ा हुआ। और कुदरत की सितम ज़रीफी देखिए दोस्तों, साल 2006 से 2010 तक बारिशें बहुत कम हुई, जिससे ज़राअत तकरीबन तबाह हो गई और गाँव में रहने वाले लोग काम की तलाश में शहरों में हिजरत करने लगे, जिससे बेरोजगारी इंतहा को पहुंच गई, जिसने अवाम को हुकूमत के खिलाफ बगावत करने पर उकसाना शुरू कर दिया। 2010 में ट्यूनिस, मिस्र और लीबिया और यमन में आमिर हुकूमतें जमीन बोझ होने लगी। अगर वो बदल सकते हैं तो हम क्यों नहीं, ये सोचकर शाम की अवाम भी सड़कों पर निकल आई। लेकिन बशार अल असद के लिए हुकूमत सिर्फ इक़्तिदार नहीं, बल्कि जिंदगी और मौत का मसला था। हुकूमत ने सिक्योरिटी फोर्सेस को फ्री हैंड दे दिया, जो एहतजाज करे इसे कुचल दो, जो सवाल करे इसे गायब कर दो। इसी दौरान दारा शहर के कुछ नौजवानों ने दीवार पर लिख दिया, अब अगली बारी शाम की है। ये चंद अल्फाज बशार अल असद हुकूमत के तख्ते को हिला देने के लिए काफी थे। बच्चों को गिरफ्तार कर लिया गया, इन्हें बिजली के झटके दिए गए, इनके नाखून तक निकाल दिए गए। जब वालिदैन अपने बच्चों की रिहाई के लिए पहुंचे तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने कहका लगाते हुए कहा, अपने बच्चों को भूल जाओ, अगर इन्हें बोल नहीं सकते तो नए बच्चे पैदा कर लो, अगर बच्चे पैदा नहीं कर सकते तो अपनी औरतों को हमारे हवाले कर दो। ये जुमले सुनते ही अवाम का खून खोल उठा, जिससे मुजाहिरीन पुरतशद्दुद मुजाहिरों पर उतर आए और यूं हर शहर में हुकूमत के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहिरे शुरू हो जाते हैं और हुकूमत भी अवाम को कुचलने के लिए हर किस्म की ताकत का इस्तेमाल करती है। और यहाँ पर एंट्री होती है तुर्की की। पहले तो तुर्की बशार अल असद हुकूमत को अवाम के साथ बैठकर मुज़ाकरात करने पर जोर देता है, लेकिन जैसे ही हुकूमत अवाम को कुचलने के लिए बदतरीन ताकत का इस्तेमाल करती है, तो इन हालात को देखकर शाम की फौज भी दो हिस्सों में बढ़ जाती है। एक हिस्सा वो जो हुकूमत का वफादार रहता है, दूसरा हिस्सा वो जो अवाम के साथ मिल जाता है, जिसे फ्री सीरियन आर्मी का नाम दिया गया। और इस तरह तुर्की भी बराह रास्त और खुलकर अवाम की हमायत में सामने आ जाता है। तुर्की फ्री सीरियन आर्मी के लिए महफूज पनाहगाहें मुहैया करता है, इनको ट्रेनिंग देता है, इनको असलहा देता है, ताकि वो हुकूमत के खिलाफ लड़े। बशार अल असद एक शिया मुस्लिम था, जबकि शाम की ज्यादातर आबादी सुन्नी मुस्लिम थे, तो इसलिए कतर और सऊदी अरब भी अवाम की हमायत में सामने आ जाते हैं और इनको हर तरह की मदद फराहम करते हैं। और अब यहाँ पर एंट्री होती है ईरान की, क्योंकि अगर शाम में बशार अल असद की हुकूमत खत्म हो जाती है तो ईरान के मफादात को भी नुकसान पहुंचता है, क्योंकि बशार अल असद खुद एक शिया मुस्लिम है। अगर इसकी हुकूमत शाम पर रहती है तो इससे ईरान लबनान तक अपनी रसाई को आसान बना सकता है और वहां पर मौजूद हिजबुल्लाह की हर तरह मदद कर सकता है। ईरान का बशार अल असद को सपोर्ट करना असल में शिया को सपोर्ट करना है। शाम में खाना जंगी अपने अरूज को पहुंचती है तो बशार अल असद की हुकूमत अवाम के खिलाफ कीमियाई हथियारों का इस्तेमाल करती है, जिससे पूरी दुनिया में एक गुस्से की लहर दौड़ती है। और इस तरह अमेरिका और नेटो की शाम में एंट्री होती है, जो बशार अल असद की हुकूमत को गिराने और आवाम का साथ देने का नारा लगाकर शाम में दाखिल होते हैं। और यूं एक और आलमी ताकत शाम में अपने मफादात की खातिर अपनी फौजें उतारती है। और जब अमेरिका और नेटो शाम में दाखिल होते हैं तो फिर ये कैसे हो सकता है कि रूस इस जंग का हिस्सा ना बने? रूस बशार अल असद की मदद करने के लिए अपनी फौजें शाम में उतारता है। इसके चंद एक वजूहात हैं। नंबर 1, रूस का शाम के शहर में एक वाहिद बहरी फौजी अड्डा होता है, जिसको रूस किसी भी सूरत खोना नहीं चाहता। सोवियत यूनियन के दौर से ही शाम के रूस के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे, और इन्हीं ताल्लुकात को निभाने के लिए रूस अपनी फौजें शाम में बशार अल असद की मदद के लिए भेजता है। इन सब फौजों की आपस की लड़ाई में जो नुकसान होना था वो तो होना ही था, लेकिन सबसे ज्यादा
نقصان عام لوگوں کا ہوا۔ اس 13 سالہ خانہ جنگی میں تقریباً 5 لاکھ لوگ مارے گئے، 1 کروڑ سے زائد افراد بے گھر ہوئے، جو شام کی آدھی آبادی تقریباً اپنے گھروں سے محروم ہوگی۔ سال 2024 کے آخر میں جب عوام نے اقتدار پر قبضہ کر لیا تو اس دوران اسرائیلی فوج نے شام میں تقریباً 500 سے زائد ٹھکانوں پر بمباری کی، جس کے بارے میں اسرائیل کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے بمباری اسلحے کے ان گوداموں پر کی جس میں بڑی تعداد میں اسلحہ تھا، اور اس بات کا خدشہ تھا کہ آنے والی حکومت ان ویپنز کو اسرائیل کے خلاف استعمال کر سکتی ہے۔ اور اس 13 سالہ خانہ جنگی کا نتیجہ یہ نکلا، تقریباً 5 لاکھ سویلینز مارے گئے، 1 کروڑ سے زائد افراد بے گھر ہوئے، 90% لوگ غربت سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، اور پورے کا پورا شام ایک راکھ کا ڈھیر بن چکا ہے، اور تقریباً اربوں اور کروڑوں ڈالرز کا انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے، جس سے شام کو دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے میں تقریباً کئی دہائیاں اور بیرونی طاقت لگے گی۔ اور یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ صرف ایک شخص کے اقتدار سے چپٹا رہنے کی وجہ سے۔